हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड होगी। यानी ये जो लेक्चर चलेगा पूरा और पूरा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं आपको बात पता चल रही है कि हमें केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अगर आपको समझना हो तो आप कैसे समझोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता कहाँ से है। तो सबसे पहली बात जो है हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत होती है ट्रांजिशन मेटल से। कहाँ से शुरुआत होती है? ट्रांजिशन मेटल से। अब आप सबको पता होगा कि व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल। व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल आप सबको पता होगा कि ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं। आपको ये सब चीज़ें आपको पिछले क्लासेज में बताई गई होंगी, 11th में और 12th में भी आपको बताई गई होंगी, 12th के कई पिछले लेक्चर में। तो देखिए ट्रांजिशन मेटल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो ध्यान देंगे तो ट्रांजिशन मेटल का रियल मीनिंग होता है मेटल हैविंग partially filled d ऑर्बिटल। यानी ट्रांजिशन मेटल किन्हें कहते हैं? तो ऐसे मेटल जिन मेटल के पास पार्शियली फिल्ड यानी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। पार्शियली फिल्ड का मतलब कि पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा, यानी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये ट्रांजिशन मेटल ही इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जन्मदाता है। यानी इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन इन ट्रांजिशन मेटल के द्वारा ही होता है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके द्वारा बनते हैं? ट्रांजिशन मेटल। अब आप सोच रहे हो कि सर ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के एग्जांपल है बेटा जैसे Fe, CO यानी कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, कॉपर, बेट एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सब वो आपके ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। यानी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है? तो ट्रांजिशन मेटल से होती है। अब देखिए चूंकि ट्रांजिशन मेटल इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कराते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे जीवन में यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में एक बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं। दे प्ले ए वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि अगर हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से, कैसे और कब और कहाँ ये एक कैसे रोल प्ले करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो ध्यान से सुने। अगर आपने नाम सुना होगा, मैं लिख रहा हूं, आपने एक नाम सुना होगा क्लोरोफिल का, सुना है? क्लोरोफिल का नाम सुना है। दूसरा नाम सुना होगा हेमोग्लोबिन का, नाम सुना है? पहले मैं इन दोनों के ऊपर आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं। आपने ये दो नाम जरूर सुने होंगे बच्चों, सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना? तो ध्यान से सुने हैं तो फिर सुने। देखिए ये क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन का नाम आपने रेगुलर सुना होगा और हमेशा सुनते भी आ रहे हो। ये क्लोरोफिल तो बच्चे आपको क्लास 5 से ही सुनने को मिल रहा होगा।
हेमोग्लोबिन क्लास 9th में या 8th में मिला होगा। तो देखिए ये क्लोरोफिल क्या होता है और ये हेमोग्लोबिन क्या होता है। ये क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन प्लांट किंगडम यानी प्लांट और एनिमल के अंदर, प्लांट और एनिमल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे दो कंपोनेंट हैं जिनके बगैर कोई भी ना प्लांट या जिनके बगैर कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता। यानी ये क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? तो दैट कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट ओनली ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, केवल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, ध्यान देंगे। यानी क्लोरोफिल क्या है? एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, यानी मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। और हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन इज अ आयरन कॉम्प्लेक्स, आयरन Fe कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज Fe कॉम्प्लेक्स? यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही समझना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन, प्लांट होगा तो क्लोरोफिल की बात होगी और अगर एनिमल होगा तो हेमोग्लोबिन की बात होगी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनका क्या रोल है, अब आप ध्यान से सुने। जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्लांट से क्लोरोफिल को हम हटा दें, कोई भी प्लांट लें और उस प्लांट के अंदर से क्लोरोफिल को हटा दें। क्लोरोफिल चूंकि मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का बना है, अगर क्लोरोफिल को हटा दें तो क्या होगा बताइए? क्लोरोफिल को हटा देंगे तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, यानी प्लांट के द्वारा अपना फूड का प्रोडक्शन, अपने भोजन का निर्माण नहीं किया जा सकता। और जब प्लांट के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं होगा, अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्लांट डेड हो जाएगा, मर जाएगा। और प्लांट डेड हुआ तो उस प्लांट पे डिपेंड होने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद पर खुद डेड हो जाएंगे, क्योंकि ओनली प्लांट इज प्रोड्यूसर एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूमर। केवल प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, नहीं तो सभी जीवित प्राणी उन पे निर्भर होने वाले उनके ग्राहक होते हैं, उनके कंज्यूमर होते हैं, उनके उपभोक्ता होते हैं। अब प्लांट मर गया तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। यानी क्लोरोफिल के बिना प्लांट नहीं और प्लांट के बिना लाइफ नहीं। तो क्लोरोफिल किसके बिना नहीं होगा? इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के माने इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के बिना क्लोरोफिल की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप सोच सकते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है। अब दूसरी बात, अगर किसी एनिमल के अंदर से बच्चों हीमोग्लोबिन को निकाल दें, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपसे कहे कि मैं तुम्हारा सारा हीमोग्लोबिन निकाल लेता हूँ, आप क्या कहोगे? हाँ निकाल लीजिए, मैं देशभक्त आदमी हूँ, निकलवा लूँगा। निकलवा लोगे? नहीं निकलवाओगे, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन अगर निकल गया तो विदाउट हीमोग्लोबिन वी कांट इमेजिन अबाउट ब्लड। यानी बिना हीमोग्लोबिन के बच्चों हम ब्लड की कल्पना नहीं कर सकते। और जब ब्लड की कल्पना नहीं होगी तो शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट की सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। यानी नाक से लंग्स तक ऑक्सीजन और लंग्स से अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम बंद हो जाएगा। हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और हम एनेमिक हो जाएंगे, यानी ब्लड में ये हेमोग्लोबिन की कमी होगी और फाइनली हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये आपको एक बात पता चल रही है कि ये हेमोग्लोबिन की चीज क्या बना है, अभी आगे सब आपको मिलेगा। ये एक आयरन कॉम्प्लेक्स है, यानी इट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। ये हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन एनिमल के अंदर पाया जाने वाला एक आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर आयरन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो हेमोग्लोबिन नहीं होगा, और जब अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम एक ह्यूमन बीइंग की या एक एनिमल की कल्पना नहीं कर सकते। और इस तरह से हमने देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे लाइफ में यानी हमारे लिविंग सिस्टम में क्या रोल होता है। ये बात आपको क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आपको मेन टॉपिक पे ले चलता हूं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं? तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसका डिफिनीशन, इसके टाइप, इसके प्रकार, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बीच में छोड़ के भागने की कोशिश ना करें। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के एडिशन कंपाउंड होते हैं। अब स्पेशल टाइप का क्या मतलब है, और आपको ये भी पता है कि व्हाट इज एडिशन कंपाउंड, पता है कि नहीं? आपको नाम से पता चल रहा है एडिशन का मतलब कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करें वो एडिशन कंपाउंड कहलाएंगे। और इस एडिशन कंपाउंड का ही एक स्पेशल टाइप होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस एडिशन कंपाउंड का ही एक स्पेशल टाइप होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए पहले उस स्पेशल केस पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूं, या मैं पहले समझा दूं कि क्या होगा। देखिए, जब दो या दो से अधिक सिंपल और स्टेबल, सिंपल का मतलब कि साधारण मॉलिक्यूल हो, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बना दें, आपस में उनको मिला दें, और मिलाने के बाद क्या बनेगा, एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को इवापोरेट कराएं। इवापोरेट का मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर के जो लिक्विड पार्ट है उसको वेपोराइज कराएं। तो जब वेपोराइज कराएंगे तो जो दो या दो से अधिक तरह के सिंपल स्टेबल मॉलिक्यूल आपने मिलाया है वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा, और एक साथ उसके क्रिस्टल बनेंगे, और वही क्रिस्टल, वही कंपाउंड आपस में जुड़ करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक नए कंपाउंड का क्रिस्टल के रूप में जन्म होता है, और वही नया कंपाउंड या नया जो सब्सटेंस फॉर्म होता है एडिशन कंपाउंड कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं डिफिनीशन पे भी कि लिखा है क्या, एडिशन कंपाउंड, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग, जब कोई सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट हो, दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड हो। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड का सॉल्यूशन हम बनाएं, और बनाने के बाद, और कैसे बनाएं, इन मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन। मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ कि उन दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड को मिलाने का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। ये नहीं कि जितना मन किया उतना मिला दिए, ना बेटा, ऐसा ना करना, वो आपकी मर्जी है, करके फिर भुगतना। तो जब दो या दो से अधिक स्टेबल मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में यानी फिक्स रेशियो में मिला देते हैं, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, और फिर उसको क्या करते हैं, एंड अलाउ टू इवापोरेट इनटू क्रिस्टल, और मिलाने के बाद उस कंपाउंड को इवापोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये मत पूछना कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवापोरेट। इवापोरेट का मतलब किसी भी लिक्विड का
अपने लिक्विड के स्टेट को छोड़ करके वेपर के स्टेट में चले जाने के प्रक्रिया को ही इवापोरेशन कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन बना है उसको इवापोरेट कराएंगे, और इवापोरेट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल मिलेगा जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, और उस नए बने सब्सटेंस को ही बेटा क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर NaCl को वाटर में मिला दूं तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब देखिए पानी के अंदर नमक को मिलाया है, पानी के अंदर नमक को मिलाया है, अब उस पानी को इवापोरेट करा दें, तो पानी को इवापोरेट कराएंगे तो केवल क्या मिलेगा, क्रिस्टल ऑफ ऑन इवापोरेशन, ऑन इवापोरेशन हमको क्या मिलेगा, क्रिस्टल ऑफ NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, क्रिस्टल ऑफ NaCl मिलेगा ना। तो ठीक उसी तरह से, इसी तरह के NaCl एक सिंपल मॉलिक्यूल है, स्टेबल भी है, सिंपल भी है। तो जब कई छोटे छोटे दो या दो से अधिक छोटे छोटे स्टेबल मॉलिक्यूल को, यानी उनकी स्टेबिलिटी पे कोई डिफेक्ट, यानी पूर्ण रूप से वो स्टेबल हो, वैसे मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन बना दें और सॉल्यूशन को इवापोरेट करा दें, तो इवापोरेट कराने पर एक नया क्रिस्टल बनता है, और उस नए क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए एडिशन कंपाउंड का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड, ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड। डिफिनीशन के आधार पर ही एग्जाम्पल को फॉर्म करना है, डिफिनीशन के आधार पर ही एग्जाम्पल को फॉर्म करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल कैसे बनाना है, तो डिफिनीशन ने कहा कि व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 सिंपल ऑर्गेन, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ये सिंपल KCl एक सिंपल और स्टेबल मॉलिक्यूल है, KCl सिंपल भी है, अरे सिंपल ही है ना मॉलिक्यूल, और स्टेबल भी है, आपको पता चल रहा है, एक हो गया। अब इसके साथ मिला दें MgCl2, KCl और MgCl2 दोनों सिंपल और स्टेबल हैं, दोनों सिंपल और स्टेबल हैं, दोनों सिंपल और स्टेबल हैं, और इनको क्या बना दें, इनका सॉल्यूशन बना दें +6H2O। ये सब देखिए 1 मोल KCl 1 मोल MgCl और 6 मोल वाटर, रेशियो हमेशा फिक्स, रेशियो हमेशा मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में डालना है। तो क्या बनेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए जब इसको मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन को इवापोरेट कराएंगे, तो इवापोरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा, KCl का क्रिस्टल मिलेगा, KCl का, और MgCl2 और डॉट 6H2O, ये मिलेगा ना, ये मिलेगा ना, ये मिलेगा ना। जब KCl MgCl2 और वाटर को आपस में मिलाकर इवापोरेट कराएं तो ये एक विशेष प्रकार का एडिशन कंपाउंड फॉर्म होगा, और इस एडिशन कंपाउंड का, इसका क्या नाम है, तो इस कंपाउंड को कहते हैं कैर्नालाइट, इस कंपाउंड को कहते हैं कैर्नालाइट। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल दें बेटा आपको, समझिए, ध्यान समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल स्टेबल मॉलिक्यूल को, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल स्टेबल मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन फॉर्म करके इवापोरेट कराते हैं तो एक विशेष प्रकार के नए सब्सटेंस का क्रिस्टल प्राप्त होता है, और उस क्रिस्टल को ही हम लोग कहते हैं एडिशन कंपाउंड। ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। दूसरा एग्जांपल अगर आप दें, अगर मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जांपल लें, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसमें वाटर के अंदर इसका क्या कर दें, हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बना दें
24H2O, K2SO4, Al2SO4 और 24H2O। यहाँ पर लिए थे पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर लिया पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर। क्या क्या कंपाउंड लिया बेटा? ये देखिए आपका पोटेशियम सल्फेट, सॉरी ये है आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये है आपका पोटेशियम सल्फेट और ये है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और रेशियो फिक्स रखा है, 1 मोल पोटेशियम सल्फेट 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट का 24 मोल वाटर के साथ जब इसका सॉल्यूशन बनाएं और जब सॉल्यूशन को बेटा इवापोरेट कराएंगे, जब इन दोनों के सॉल्यूशन को इवापोरेट कराएंगे तो वाटर के साथ यानी इन दोनों को इवापोरेट कराएंगे तो एक विशेष प्रकार के कंपाउंड का क्रिस्टल जैसे यहाँ प्राप्त हुआ था वहाँ पर भी एक नया क्रिस्टल प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? K2SO4 K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला किस चीज का है बताइए तो जरा हमको, ये फार्मूला किस चीज का है बताएं जरा। आपको पता है ये फार्मूला? नहीं पता, मैं बताता हूं। ये पोटास एलम है, फिटकरी का है, इसको पोटास एलम कहते हैं, पोटास एलम जिसको फिटकरी कहते हैं। अब देखिए आपको क्या मिला? when 2 और more than 2 सिंपल एंड स्टेबल, ये भी सिंपल है ये भी सिंपल है, दोनों ही स्टेबल हैं। इन दोनों का सॉल्यूशन बना के हमने इसको इवापोरेट कराया तो एक विशेष प्रकार के कंपाउंड का क्रिस्टल प्राप्त हुआ जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एडिशन कंपाउंड। अभी यहाँ तक बात आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, यहाँ तक बात आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी। अब आगे थोड़ा बता, थोड़ा यहाँ पर ट्रैक चेंज कर रहे हैं। अब ये एक टाइप का एग्जाम्पल था, केस 1 था, ये तो एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं केस 2 लूँ, दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लूँ, थोड़ा एग्जाम्पल में चेंज कर लूँ, जैसे मान लीजिए कि KCN और एफिशिएंट। ये देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ K4 KCN यानी KCN के 4 मोल लें, 4 KCN और प्लस 4 KCN और प्लस 4 KCN और प्लस क्या ले लें? फेरोसाइनाइड FeCN2 ये दो हमारे ये दोनों भी तो सिंपल हैं, स्टेबल हैं, दोनों सिंपल और स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये भी सिंपल है और स्टेबल है और ये भी सिंपल है और स्टेबल है। रेशियो क्या है? 4:1 का रेशियो, क्योंकि हमने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन बताया था। समझ में आ रही है बात? चलिए तो 4 KCN प्लस FeCN2 इन दोनों का सोल्यूशन बना दें, इन दोनों का सॉल्यूशन बना दें और सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूशन को इवापोरेट कराएं तो क्या मिलेगा? अब देखिए क्या मिलेगा? FeCN2 डॉट 4 KCN ये मिलेगा डॉट 4 KCN। ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, ये भी एक क्या है? एडिशन कंपाउंड है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दूं एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, जैसे NH3 के साथ लें, या हाँ ये कॉपर का ले एग्जांपल, जैसे कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ मिला दें, CuSO4 को अमोनिया के साथ मिला दें, NH3। ये कॉपर सल्फेट भी एक स्टेबल कंपाउंड है और अमोनिया भी स्टेबल कंपाउंड है, यानी कॉपर सल्फेट के 1 मोल को अमोनिया के 4 मोल के साथ मिला करके जब इसको इवापोरेट कराएंगे तो फिर हमें यहाँ पर एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? CuSO4.4NH3।
ये सब आपको क्या मिल रहे हैं, ये सब जब दो या दो से अधिक सिंपल और स्टेबल, जब दो या दो से अधिक सिंपल और स्टेबल मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन फॉर्म करके और उस सॉल्यूशन को इवापोरेट कर रहे हैं, तो हमको एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है, और वो क्रिस्टल ही हमारे लिए क्या कहलाता है, एडिशन कंपाउंड। तो इस एडिशन कंपाउंड की आपको व्याख्या, एक्सप्लेनेशन समझ में आई? बोलो यस और नो, बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आई तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बीच में छोड़ के भागने की कोशिश ना करें। समझ में आया? तो चलिए, अब एडिशन कंपाउंड की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि हाउ दिस एडिशन कंपाउंड इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम देखेंगे कि एडिशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसे रिलेटेड है। तो आइए इस पे अब चर्चा करते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब तक आपने पढ़ा कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, और अब आपको पढ़ना है कि हाउ दिस एडिशन कंपाउंड इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या ये कह सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस एडिशन कंपाउंड से क्या रिलेशन है। तो ध्यान से समझें। देखिए, ये एडिशन कंपाउंड जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कोई नहीं जानता था, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई बात नहीं करता था, तो भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहाँ से, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में अभी आपको आगे सब कुछ डिटेल मिलेगा। अभी यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं। तो देखें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या रिलेशन है एडिशन कंपाउंड से, या ये कह सकते हैं कि हाउ बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हम क्यों कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने फिर बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। तो देखिए, जब इस एडिशन कंपाउंड की बात हुई और इस एडिशन कंपाउंड की डिटेल स्टडी की गई, तो हमारे सामने दो तरह के एडिशन कंपाउंड निकल करके आए। कितने तरह के एडिशन कंपाउंड निकल के आए बच्चों? दो तरह के एडिशन कंपाउंड निकल के आए। कौन कौन से एडिशन कंपाउंड निकल के आए? पहला निकल के आया हमारे लिए डबल साल्ट। पहला एडिशन कंपाउंड निकल के आया हमारे लिए डबल साल्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विक लवण। हिंदी में कहते हैं द्विक लवण। ध्यान दीजिएगा, डबल साल्ट। और जो दूसरा निकल के आया ना एडिशन कंपाउंड में, जो दूसरा निकल के आया वही हमारे लिए निकल के आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वही निकल के आया हमारे लिए, क्या निकल के आया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखें, ध्यान से समझें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। और ध्यान से समझें, सहसंयोजी यौगिक। अब देखिए कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बोथ क्या हैं? एडिशन कंपाउंड हैं। हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको इस पूरे चैप्टर में इस महाशय ये कोऑर्डिनेशन भैया के बारे में पढ़ना है। ये डबल साल्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। ये डबल साल्ट हमको पसंद नहीं है। पसंद क्या है मतलब इसके बारे में नहीं पढ़ना है। और हमको किसके बारे में पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन मैं परिचय दोनों का दूंगा। देखिए, डबल साल्ट क्या होते हैं? तो डबल साल्ट को कैसे समझेंगे बच्चों? हाउ कुड वी अंडरस्टैंड अबाउट डबल साल्ट? हम डबल साल्ट के बारे में कैसे समझें? तो डबल साल्ट भी एडिशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक एडिशन कंपाउंड है। तो देखिए, डबल साल्ट का क्या डिफिनेशन होता है? दोज एडिशन कंपाउंड, दोज मैं लिख देता हूँ, ब्लू मार्कर से नहीं लिखूंगा क्योंकि शायद विजिबिलिटी कम हो ब्लू मार्कर की। देखिए, डबल साल्ट, दोज एडिशन कंपाउंड, दोज एडिशन कंपाउंड, दोज एडिशन कंपाउंड which
which are stable in solid as well as stable in solid state those addition compounds which are stable in solid state but lose their stability in solution phase then such addition compounds are known as double salt। देखिए ये डबल साल्ट क्या होते हैं? द्विक लवण। डबल मतलब दो, साल्ट मतलब लवण, नमक। साल्ट आप जानते हो, एसिड बेस साल्ट आर दोज न्यूट्रल कंपाउंड व्हिच फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेज। तो पुराना डेफिनेशन है, यानी साल्ट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। देखें तो डबल साल्ट क्या होते हैं? तो डबल साल्ट का मतलब क्या होता है? तो दो एडिशन कंपाउंड, ये एक प्रकार के एडिशन कंपाउंड, और एडिशन कंपाउंड आपको मैंने पीछे बताया है क्या होते हैं, विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, यानी ठोस की अवस्था में सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बरकरार है, यानी वो स्टेबल होंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन के फेज में डालेंगे, यानी जब किसी भी डबल साल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देंगे, यानी उनकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, और उस तरह के ही एडिशन कंपाउंड को डबल साल्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बात करें सर की फोन से बात करें, एग्जाम्पल से बात करें, हमसे बात करें। देखिए ध्यान दें, एग्जाम्पल पे समझेंगे कि डबल साल्ट क्या होते हैं। जैसे मैंने एडिशन कंपाउंड का आपको एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O। ये एग्जाम्पल दिया था ना आपको, ये एग्जाम्पल दिया था। पोटास एलम का एग्जाम्पल है बच्चों, पोटास एलम यानी फिटकरी का एग्जाम्पल है, पोटास एलम। समझ में आ रही बात हमारी? अगर दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं कि NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस डॉट Fe, फिर SO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, फिर SO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, NH4 होल ट्वाइस, AFeSO4 का होल ट्वाइस और डॉट 6H2O। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका है मोहर साल्ट। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मोहर साल्ट, MOHR'S और साल्ट। एक मोहर नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसको मोहर साल्ट कहते हैं। ये पोटासियम फिटकरी कहते हैं। अब देखें कि ये जो दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, पहला और दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आपके डबल साल्ट हैं। डबल साल्ट का क्या मतलब है कि ऐसे एडिशन कंपाउंड आपको पता है कि जो दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये डबल साल्ट बेटा एक ऐसे एडिशन कंपाउंड है जिनकी स्टेबिलिटी केवल किस स्टेट में होगी? सॉलिड स्टेट में होगी।
यानी जब तक ये सॉलिड के रूप में पड़े होंगे तब तक तो स्टेबल होंगे, यानी ये आपस में जुड़े हुए होंगे। लेकिन जैसे ही इसका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्यूशन के स्टेट में डालेंगे, इसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, यानी ये अपने रिस्पेक्टिव आयन में टूट जाएंगे। दे गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस। आयंस का मतलब पता है, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने वाटर में मिला दिया, H2O के अंदर मिला दिया, सॉल्यूशन बनाया, प्लस H2O किया, तो ये कैसे टूटेगा? तो देखें 2K प्लस प्लस 2 है, 2K है, तो 2K प्लस प्लस, सॉरी थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा मेरे बच्चों को, ध्यान दीजिए। देखिए ये आपको जब मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया तो ये किस में टूटेगा? 2K प्लस प्लस, ये टूटेगा SO4 2 माइनस और प्लस 2Al 3 प्लस 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 3SO4 2 माइनस, इसमें टूट जाएगा ना वाटर के अंदर एक्वस में। यानी ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड के रूप में स्टेबल हो, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म करने पर यानी वाटर के साथ मिलाने पर उनकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव आयन में, ये सब एक्वस में होंगे, क्योंकि वाटर है तो वाटर सब एक्वस में होंगे। तो जब किसी भी किसी भी एडिशन कंपाउंड को हम वाटर के अंदर मिला दें और वो वाटर के या सॉल्यूशन के स्टेट में अपनी स्टेबिलिटी को खो देता हो, तो उस तरह के एडिशन कंपाउंड को कहते हैं डबल साल्ट। वही स्थिति इसके साथ भी होने वाली है। जैसे मान लीजिए इसको मिलाएं वाटर के अंदर, प्लस H2O कर दें, इसके लिए प्लस H2O कर दें, तो ये किस में टूटेगा मोहर साल्ट? देखें ये टूटेगा 2NH4 प्लस प्लस Fe4 प्लस 2 प्लस ना, Fe2 प्लस 2 है, Fe4 प्लस होगा, Fe4 प्लस, हाँ Fe2 प्लस और प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये सब एक्वस में टूटेंगे। Fe2 प्लस ये सब एक्वस में टूट जाएंगे बेटा, ये सब एक्वस में टूट जाएंगे। यानी ऐसे एडिशन कंपाउंड जो आपके लिए सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल हों, लेकिन लिक्विड स्टेट में उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती हो? लिक्विड स्टेट में उनकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयड हो जाती हो, तो इस तरह के एडिशन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? डबल साल्ट। समझ में आ रही है बात हमारी? अब देखिए, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, ये दिख रहा होगा, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, चलिए अब देखिए, अब दूसरा चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी क्या है? एडिशन कंपाउंड ही हैं ये बच्चे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो एडिशन कंपाउंड, ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, लेकिन ये कैसे एडिशन कंपाउंड है? ये स्पेशल एडिशन कंपाउंड है। दे आर स्पेशल एडिशन कंपाउंड। अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल? जैसे मान लीजिए कि साल में तो रोज दिन आता है, पर डे ना 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन, लेकिन आपका बर्थडे आपके लिए स्पेशल डे होता है। क्यों भाई? क्योंकि उस दिन आपने जन्म लिया था, वो दिन आपके जीवन में एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए आपने उसको स्पेशल कहा। उस दिन के साथ कुछ क्वालिटी जुड़ी है कि आपने उस दिन जन्म लिया था, इसलिए वो दिन आपके लिए स्पेशल हो गया। आपके तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे, हाँ, FB का समय है, 3000 4000 आपके फ्रेंड होंगे, फेसबुक पे तो लगभग हजारों फ्रेंड होते हैं, लेकिन क्या वो सब फ्रेंड आपके लिए स्पेशल हैं? जी नहीं। आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके लिए स्पेशल होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिस क्वालिटी के कारण वो आपके लिए स्पेशल हो जाते हैं। तो वैसे ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक एडिशन कंपाउंड है, लेकिन एक स्पेशल एडिशन कंपाउंड है। क्यों स्पेशल कह रहे हैं? क्योंकि इस
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है, और वो स्पेशल क्वालिटी क्या है अभी आपको मैं बताता हूं। देखें, ध्यान दें, समझें क्या होगा। दोज एडिशन कंपाउंड which are stable in solid as well as solution phase, then this type of addition compound is known as coordination compound, देखें कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये भी बच्चों एक एडिशन कंपाउंड ही होते हैं। दे आर आल्सो एडिशन कंपाउंड, ये भी एक एडिशन कंपाउंड होते हैं। लेकिन ये कैसे एडिशन कंपाउंड होते हैं बेटा, तो ये एडिशन कंपाउंड ऐसे स्पेशल केस ऑफ एडिशन कंपाउंड होते हैं जो अपनी स्टेबिलिटी सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन फेज में भी बनाए रखते हैं। तो इस तरह के एडिशन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी एडिशन कंपाउंड में कितने मिले आपको, 2, डबल साल्ट मिला और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये डबल साल्ट ने क्या किया, तो डबल साल्ट एक ऐसा एडिशन कंपाउंड था जो केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल था, लेकिन सॉल्यूशन के फेज में अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा था बेटा, खो दे रहा था। यानी वो डिसोसिएट हो जा रहा था, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जा रही थी और वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जा रहा था। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है भाई, ये कैसा खेल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, जब बात आ ही गई है तो बात जुबां पे आ गई और दिल की बात हो गई, तो मैं जरा कह लेता हूं, 2 शब्द सुनिएगा। देखें, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दुनिया अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अलौकिक है, अद्वितीय है। क्यों भाई, तो इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे पर्दा उठेगा कि कैसे अद्भुत है, क्यों अद्वितीय है, क्यों अलौकिक है। ये सभी चीज़ें आपको आगे मिलेगी। तो देखें, ध्यान दें कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आगे आने वाले वीडियो में सब चीज़ों को बताऊंगा। तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म करते हैं कि होता क्या है, डिफिनीशन। मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, ध्यान देना और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको लगता है कि वीडियो आधे घंटे का, 1 घंटे का, ये 45 जो भी हो, 1 घंटे का 45 मिनट का बनता है, लेकिन उस 45 मिनट के वीडियो को बनाने में बेटा एक टीचर का कितना समय नष्ट हो जाता है, कितने काम को वो रोक कर आपके लिए वीडियो बनाता है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। तो किसी भी टीचर के दर्द को समझें, और हमारे दर्द को समझने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारे लिए ओमनी जेल और फास्ट रिलीफ मलम लेकर आए, नहीं। आपका मेरा दर्द दूर हो जाएगा कब, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, क्यों स्पेशल कहें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होता ही है, सॉल्यूशन के फेज में भी स्टेबल होता है। जैसे देखिए, अगर आप ध्यान दें तो आपने कहीं ना कहीं इस तरह के कंपाउंड को देखा होगा, K4 Fe और CN का FeCN का होल 6, K4 FeCN6। मैं इसको भी थोड़ा कलरफुल कर दूं, K4 FeCN6, K4 FeCN6। इस तरह के
कंपाउंड आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। दूसरा एग्जांपल मैं दूं, जैसे CuNH3 का होल 4, जैसे देखिए CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 और डॉट SO4, SO4 जरा कलरफुल कर दूं क्या? हाँ देखिए, मैं जरूर कर दूंगा कलरफुल। देखें यहाँ पर कॉपर और ये आपका सल्फेट SO4, SO4। देख, ये दो तरह के कंपाउंड आपने जरूर देखे होंगे। आपने इस दो तरह के कंपाउंड को देखा है, ये भी एडिशन कंपाउंड है, ये भी एडिशन कंपाउंड है, ये भी एडिशन कंपाउंड। इस तरह कंपाउंड को जरूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ध्यान से समझेंगे। इस तरह के एडिशन कंपाउंड को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और यही एडिशन कंपाउंड तो आपके बेटा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। जैसे और एग्जांपल आपको मैं दूं तो जैसे आपको एग्जांपल दें, बहुत सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपलों की तो कमी नहीं है, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए K4FeCN6 है, अब आपका K2PtCl6 है, तीसरा एग्जांपल K2 और PtCl6, ये सब एडिशन कंपाउंड है। तो देखें, ध्यान दें कि इन एडिशन कंपाउंड का क्या योगदान है। तो देखिए, जैसे मैंने डबल साल्ट बताया था कि वो वाटर में या सोल्यूशन में मिलाने पर उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये जो है, कहोगे सर हम BSc में पढ़ते हैं, हम 12th में पढ़ते हैं, और सर हमको नन्हे मुन्ने बच्चे कह रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए अब नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं। देखें, K4FeCN6, CuNH3 का होल 4 डॉट SO4, K2PtCl6, ये सब क्या है? ये सब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जब इस कंपाउंड को भी, अब यहाँ पर देखिए मेन बात, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना होगा तो आपको ये जो बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, केवल इसी पर ध्यान देना होगा। बड़े ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें होंगी वही मेनली आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काम करेंगी, और बाकी जो ब्रैकेट के बाहर वाले होंगे वो केवल और केवल उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कोई रोल प्ले नहीं करते, केवल चार्ज बैलेंस करते हैं। तो ध्यान समझें, तो अगर हम इसको सॉल्यूशन फेज में डालेंगे तो ये किस में टूटेगा? 4K+ और प्लस FeCN6 पर 4 नेगेटिव, ये 4+ में टूट गया, ये 4K+ में और 4 नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ें तो ये कैसे टूटेगा? CuNH3 का होल 4 और इस पे होगा 2 नेगेटिव और प्लस SO4 प्लस 2 पॉजिटिव ना, क्योंकि SO4 तो 2 नेगेटिव में निकलेगा, SO4 2 नेगेटिव। और जब अगर इसको तोड़ें तो ये 2K+ और प्लस PtCl6 पर 2 नेगेटिव। कैसे टूट रहा है भाई? तो इसको किस में मिला रहे हैं? तो वाटर के साथ मिला रहे हैं। किसके साथ मिला रहे हैं? वाटर में, प्लस H2O, यहाँ पर भी प्लस H2O और यहाँ पर भी प्लस H2O। अब ध्यान दें, अब आप सो कहोगे कि सर टूट तो ये भी रहा है 4K+ में, SO4 2- में, 2K+ में, तो आप कहोगे सर टूट तो ये भी रहा है, तो फिर अंतर क्या रह गया इसमें और डबल साल्ट में? तो बेटा एक बात ध्यान देना, डबल साल्ट अपने पूरे के पूरे रिस्पेक्टिव आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा। और दूसरा चीज मैंने पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाएगी तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले कंपाउंड की ही बात की जाएगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाएगी तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले ही कंपाउंड की बात की जाएगी। आई रिपीट अगेन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाएगी तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत वाले ही कंपाउंड की बात की जाएगी। ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन एडिशन कंपाउंड, ऐसे स्पेशल एडिशन कंपाउंड जो केवल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, वही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहे जाएंगे। तो देखिए ये टूट रहा है क्या? FeCN6 पहले भी था कि FeCN6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी
C1H3 होल 4 था, यहाँ पर भी C1H3 होल 4 है, यहाँ पर भी PTCl6 था, यहाँ पर भी PTCl6 है। यानी ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड सॉल्यूशन फेज, सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन फेज स्टेबल होते हैं, तो इस तरह के एडिशन कंपाउंड को बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना ही नहीं है, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है और उस दुनिया में आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग उस सभी दुनिया की सैर करेंगे। तो जहां तक संभव हो इस वीडियो में समझें। तो देखिए, आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ऐसे स्पेशल एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है और सॉल्यूशन स्टेट में भी, यानी यहां पर भी जो फॉर्म सॉलिड स्टेट में था वही फॉर्म, जो फॉर्म सॉलिड स्टेट में था वही फॉर्म आपके सॉल्यूशन स्टेट में भी है, जो फॉर्म आपके सॉलिड स्टेट यानी क्रिस्टल के फॉर्म में था वही फॉर्म आपके लिक्विड स्टेट यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में भी है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना? तो देखिए, एडिशन कंपाउंड कितने हो गए? 2, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट क्या होंगे? तो ऐसे एडिशन कंपाउंड, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं लेकिन सॉल्यूशन फेज में उनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, वो आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरह के एडिशन कंपाउंड को डबल साल्ट कहते हैं। और ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड के रूप में तो स्टेबल होंगे ही, सॉल्यूशन के फेज में भी स्टेबल हों, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और क्यों हमने स्पेशल कहा? क्योंकि ये स्पेशल है, इसकी स्टेबिलिटी हर जगह मेंटेन रह रही है, सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों फेज में, इसलिए स्पेशल है। आइए थोड़ा कुछ बढ़ के बात करते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल ये उठा लूँ, ये सब मैं मिटाता हूँ और फिर से एग्जाम्पल पे आपको थोड़ा एक बात डिस्कस करता हूँ और इस वीडियो को अब थोड़ा अंत भी करना है हमें। देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? K4 दिख रहा है, FeCN6 दिख रहा है। अब देखें यहाँ पर कौन क्या है और किसका क्या मतलब होता है, Fe क्या है, Cn क्या है, K4 क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो K4 है, ये जो K है, K है, Fe है और Cn है ना? K4 है, Fe है, Cn है। अब यहाँ पर समझेंगे बेटा कि K4 क्या है। तो इस K4 को हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन कहते हैं। Fe को कहते हैं सेंट्रल मेटल, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, सेंट्रल मेटल एटम। बीएससी वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, 12th वालों के लिए नया है, सेंट्रल मेटल एटम। और इसको कहते हैं लिगैंड। अब देखिए लिगेंड्स हो गया। वैसे ही यहाँ पर यहाँ पर जो है ये कॉपर आपका क्या है? सेंट्रल। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आए। अगर तीसरा एग्जाम्पल आपको देख K2PtCl6, ये तीसरा एग्जाम्पल है। तो K2PtCl6 में ये K2 जो है आपका काउंटर आयन होगा। काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या होते हैं? तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो आयन जुड़ते हैं वो काउंटर आयन कहलाते हैं बेटा। जैसे काउंटर आयन यहाँ पर K2 है, ये Pt क्या है? ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, सेंट्रल मेटल एटम कह लीजिए या आयन कह लीजिए। और ये Cl जो है, Cl6 आपका लिगेंड है, लाइगेंड बोलिए चाहे लिगेंड बोलिए, लेकिन जनरली लिगेंड्स ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, लिगेंड्स, ये सब क्या होते हैं। तो देखें, ध्यान दे बेटा, बच्चों आराम से इत्मीनान से समझें कि व्हाट इज सेंट्रल मेटल आयन, काउंटर आयन, लिगेंड क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोर और लेस उसका एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो ध्यान से समझिए। देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ का पहले परिचय प्राप्त हो जाता है तो उसके बारे में और आगे की जानकारी लेना आसान हो जाता है ना, है कि नहीं?
बात समझ में आ रही है हमारी? तो देखें, जैसे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होंगे, लिगेंड क्या होंगे और काउंटर आयन क्या होंगे। तो देखें, जब किसी भी मेटल के एटम के साथ किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ फिक्स नंबर में अगर कोई मॉलिक्यूल या आयन, फिक्स नंबर में कोई मॉलिक्यूल या आयन अगर जुड़ जाते हैं बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाई कोऑर्डिनेट, अभी बताऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी मेटल के एटम या आयन के साथ कोई आयन या मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा डायरेक्टली जुड़ जाता है, क्लोजली जुड़ जाता है, क्लोजली बॉन्डेड हो जाता है, तो उस तरह के मॉलिक्यूल या आयन को हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। यानी लिगेंड्स आर दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेटल आयन, मेटल आयन। यानी जो मॉलिक्यूल या आयन किसी मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, क्लोजली बाउंड होंगे, वो आपके लिगेंड कहलाएंगे। और जो उसमें मेटल का एटम होगा, मेटल का जो आयन होगा, वो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। और इन सभी कंपाउंड के बनने के बाद, इन सभी कंपाउंड के बनने के बाद इस कंपाउंड पे कोई ना कोई चार्ज ओरिजिनेट होगा। उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो बाहर से आयन जुड़ जाएंगे वो आयन कहलाएंगे काउंटर आयन। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात मैं बार बार बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब किसी भी एडिशन कंपाउंड में जो ब्रैकेट के अंदर है वही मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ब्रैकेट के बाहर वाले काउंटर आयन है। और ये काउंटर आयन क्या करते हैं, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, इस पूरे बड़े ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जितने भी, बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने भी एंटाइटीज या स्पीसीज आते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं। यानी इस तरह से अगर बड़ा ब्रैकेट दिया है तो इस बड़े ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कंपाउंड है, जो स्पीसीज आएंगे, या तो लिगेंड आएगा या तो सेंट्रल मेटल एटम आएगा। सेंट्रल मेटल एटम क्या होंगे, जिसके साथ लिगेंड जुड़े हों, यानी ऐसे मेटल के आयन या ऐसे मेटल के एटम जिसके साथ लिगेंड जुड़े हों। और लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच यानी लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस होते हैं। और ये जो मेटल होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी ये लुईस एसिड होते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मेटल आयन जिसके साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जुड़े हुए हों बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जुड़े होते हैं वो लिगेंड होते हैं। और जिसके साथ जुड़े होते हैं बेटा वो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। और उसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मेशन होता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो आयन आते हैं वो काउंटर आयन कहलाते हैं। काउंटर आयन आइदर में भी पॉजिटिव, आइदर में भी निगेटिव। ये कैसे पहचान करेंगे कि काउंटर आयन कब किधर जुड़ा होता है, तो उस स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा। अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, अगर काउंटर आयन इसके राइट में है तो हमारा स्फीयर जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अगर काउंटर आयन लेफ्ट में है, लेफ्ट में अगर ऐसे करें तो ये हमारा राइट, ये लेफ्ट, अगर काउंटर आयन लेफ्ट में है तो हमारा स्फीयर निगेटिवली चार्ज है। और अगर काउंटर आयन राइट में है तो हमारा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे इसको तोड़ेंगे तो FeCN6 आएगा, और जब इसको तोड़ेंगे तो CuNH3 2+ आएगा। यानी अगर काउंटर आयन स्फीयर के राइट में है तो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अगर काउंटर आयन स्फीयर के लेफ्ट में है तो हमारा
स्फीयर जो होगा वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आइए मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के बीच बनते हैं। आइए इस पर मैं एक बार डिस्कस कर दूं। देखिए जैसे एग्जांपल आपको दें, आप सभी ने इसको देखा है, ये देखा है कि नहीं आपने? बोलिए। अमोनिया है NH3 और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या होते हैं? तो लोन पेयर ऐसे आउटर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लोन पेयर क्या होते हैं बेटा? आउटर मोस्ट सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट न करें वो लोन पेयर कहलाते हैं। तो इस अमोनिया के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा? ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना बच्चे, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, सॉरी ये हुआ। ये आपका क्या है? ये हैं आपके अमोनिया सर। अमोनिया शर्मान जी हैं, शर्माते नहीं हैं, अमोनिया। अब देखिए इसके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लोन पेयर है, यानी अमोनिया के पास लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होते हैं? लुईस बेस कहलाते हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ चुकी है 11th में। लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज लुईस बेस। और लुईस बेस क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, यानी लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये अमोनिया आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है। अब एक बात यहाँ पर आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि हम इस अमोनिया के साथ एक इस तरह का H+ ला करके रख दें, तो इस H+ के पास बेटा इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। और लुईस एसिड किन्हें कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होंगे। लुईस साहब ने कहा कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले स्पीसीज होंगे वो लुईस एसिड होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले होंगे वो लुईस बेस होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ जाता है, ये मिटा देता हूं मैं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उस मॉलिक्यूल की, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं कहना, एटम कह रहे हैं, अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाए या मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाए तो उस मॉलिक्यूल या उस एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी लेस स्टेबल हो जाता है। और स्टेबिलिटी घटने का मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बात आपको समझ में आई? तो देखिए इसके ऊपर चार्ज है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये क्या कहता है? ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। अब चूंकि बात आपको समझ में आ रही होगी कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल क्यों करते हैं, तो कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेट को या डुप्लेट को, डुप्लेट यानी हीलियम और हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको डुप्लेट कहते हैं, वो एक्सेप्शन है। तो देखिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक सिंपल से लैंग्वेज में समझें कि अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो आपका नाइट्रोजन है ये स्टेबल है कि नहीं? तो यहाँ पर ये सॉरी अमोनिया, नाइट्रोजन कह रहे हैं अमोनिया, स्टेबल तो बिल्कुल है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। लेकिन ये हाइड्रोजन के पास एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और चार्ज है, ये लिए अनस्टेबल है।
तो हाइड्रोजन अपने चार्ज को ख़त्म करके खुद को स्टेबल करने के लिए इस अमोनिया के पास आएगा और एक एग्रीमेंट साइन कराएगा, लव एग्रीमेंट का साइन कराएगा। प्रेम यानी प्रेम का समझौता करेगा, प्रेम समझौता होगा, लव एग्रीमेंट होगा, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होगा। वो एग्रीमेंट क्या साइन होगा, ये हाइड्रोजन कहेगा कि भैया तुम्हारे पास तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है और तू स्टेबल भी है, तो मेरे को भी स्टेबल कर दो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती कैसी होगी, तो ये हाइड्रोजन और अमोनिया में जो है एक बॉन्ड ऑफ लव फॉर्मेशन होगा, यानी इन दोनों के बीच गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन बनेगा। कैसे, तो ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इसको कह लीजिए कि ये बॉयफ्रेंड है, इसके पास पैसे की कमी है। ये आया किसके पास, अमोनिया के पास, यानी इलेक्ट्रॉन रिच लुईस बेस के साथ, और कहा कि तुम मेरे साथ दोस्ती करेगी। किससे कहा, लुईस बेस से। लुईस बेस से कहा कि तुम मेरे साथ दोस्ती करेगी। कौन बोला, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो ये अमोनिया भी बड़ा चालू है, इसने कहा कि भैया मैं तो स्टेबल हूँ, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मैं ना तो तेरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, अगर मान लो कि मैंने तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर मेरे पास 6 बच जाएंगे और मेरी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और ना तो तेरे साथ मैं बांट सकता हूँ, क्योंकि अगर बांटूंगा एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये नाइट्रोजन कहता है कि चूंकि तू मेरे पास प्रेम का प्रस्ताव लाया है, लव का प्रपोजल लाया, तो मैं तेरे प्रपोजल को ठुकराऊंगी नहीं। कौन कहता है, अमोनिया। और ये कहता है कि लेकिन एक वादा करो, क्योंकि मैं तुमको तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्योंकि मैं रिच हूँ, मैं पैसे वाला आदमी हूँ। कौन कहता है, ये अमोनिया का नाइट्रोजन कहता है, यानी मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, तो मैं तुमको स्टेबल तो कर दूंगा, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन करो कि तुम स्टेबल होने के बाद मेरा साथ छोड़कर नहीं जाओगे। कौन कहता है, अमोनिया हाइड्रोजन से कहता है कि तू मेरा साथ छोड़कर नहीं जाएगा। अक्सर लोग भाग जाया करते हैं, प्रेम टूट जाता है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन कहता है कि हाँ मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है कि अपने इन दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, कोऑर्डिनेशन में शेयर कर लेता है। कोऑर्डिनेशन में शेयर का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे में भी रहेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ भी रहेंगे, यानी एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच जब बट जाता है तो उसको कोऑर्डिनेशन या उसको कोऑर्डिनेट शेयरिंग कहते हैं। तो जब बटेगा तो क्या होगा, देखिए ये नाइट्रोजन के साथ पहले से 3 हाइड्रोजन पहले से जुड़े हैं, H और H। और चूंकि इस अमोनिया ने अपने साथ एक बॉयफ्रेंड को भी जोड़ लिया है बच्चों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आए, एक लो लेवल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसके साथ शेयर कर दिया इसने, H के साथ। तो कैसे करते हैं, तो जो डोनर कैसे एरो के द्वारा डोनेट करते हैं, यानी जो डोनर होगा उधर तीर का पूंछ रखते हैं और जो एक्सेप्टर होगा उधर तीर का मुंह रखते हैं, यानी तीर का नुकीला भाग रखते हैं। और इसी बॉन्ड को तो कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझिएगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन गया, यानी जहां पर एक एरो के द्वारा बॉन्ड दिखाया गया, समझ आइएगा कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के साथ इस तरह का यानी एरो वाला बॉन्ड फॉर्म करता हो, तो अगर एरो वाला बॉन्ड फॉर्म करता हो तो आपको क्या समझना है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के साथ
एरो, ये इस एरो वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर तो बॉन्ड बना, ये यानी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिए, हाइड्रोजन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी हो गए और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया, यानी हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों स्टेबल हो गए। चूंकि ये हाइड्रोजन 1+ लेके आया था तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर रहेगा। अब देखिए, आपसे मैंने बोला था ना कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उस पर चार्ज डेवलप होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हर बार बनेगा, लेकिन अक्सर काउंटर आयन के केस में मैं बता रहा हूँ कि बनता है, तो ये चार्ज बन गया। अब ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए मान लीजिए हमने कहीं से इसमें Cl- को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, N के साथ 3 हाइड्रोजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्डली हाइड्रोजन और इसके साथ एक Cl आ गया। तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये हो गया आपका काउंटर आयन। ये काउंटर आयन कहाँ से आया, तो इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो आयन आते हैं वो काउंटर आयन कहलाते हैं। यानी ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अब तू हमको छोड़ के नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके एक बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने का मतलब एक एग्रीमेंट करा लिया, उसको पकड़ लिया हाइड्रोजन को बॉन्ड के द्वारा। अब हाइड्रोजन इससे अलग नहीं हो सकता, और इस तरह के कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बंधे हों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझ में आया कि कैसे बनते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लुईस बेस का इलेक्ट्रॉन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज यानी लुईस एसिड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और एक्सेप्टेंस के कारण जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण जो कंपाउंड बनते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। वही चीज़ आपके लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के केस में भी होता है, यानी सेंट्रल मेटल आयन यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और लिगेंड यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक कंपाउंड बनता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? दैट्स ऑल। तो आज के लेक्चर के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। तो यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो एक विशेष प्रकार के एडिशन कंपाउंड होते हैं। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल को आपस में मिला देते हैं इक्विमोलर रेशियो में, इवापोरेट करते हैं, तो एडिशन कंपाउंड बनता है। एडिशन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। डबल साल्ट यानी जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल हों लेकिन सोल्यूशन फेज में उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, डबल साल्ट होंगे। सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन फेज दोनों में स्टेबल होंगे, वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मैंने सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और काउंटर आयन के बारे में बताया, बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं इसके बारे में बताया। तो ध्यान दीजिए कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपको ये लगता होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे सर ने 1 घंटे का वीडियो बना दिया, यानी क्या है 1 घंटा पढ़ा दिए। लेकिन बेटा एक बात आपको मैं बताऊं कि 1 घंटे के वीडियो को बनाने में एक टीचर अपने 2 से 3 घंटे, मिनिमम 2 से 3 घंटे बर्बाद करता है, एडिटिंग से लेकर के और उस वीडियो के शूटिंग तक में। और आपको ये नहीं लगता होगा कि बड़ी आसानी से बन जाता होगा।
आसानी से आपको लगता होगा कि बन जाता होगा, लेकिन एक ऑनलाइन वीडियो बनाने में एक टीचर का कितना दर्द छुपा होता है, उस दर्द को आप महसूस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कह दिया कि दर्द होगा तो आपने महसूस किया और हमारे पास फास्ट रिलीफ और नूरामेंट आयोडेक्स लेकर आगे सर लगा लीजिए दर्द दूर हो जाएगा। जी नहीं, मेरा दर्द आपके नूरामेंट से और आपके फास्ट रिलीफ से दूर नहीं होगा। मेरे इस दर्द को अगर आप समझते हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट ही हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं, हमारे वीडियो बनाने के क्रम में एक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो कमेंट करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंजॉय कीजिए वीडियो को, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।